हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास की घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में जैसा कि हम करते जा रहे हैं, अभी पहले नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो उनको डील करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे MPPCS हो, चाहे UPPCS, बिहार PCS या कोई भी एग्ज़ाम हो। कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत अच्छी रिवीजन सीरीज़ है। आप चाहें तो इसके लिए घटना चक्र की बुक को भी रिफ़र कर सकते हैं, या तो चाहें तो मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स के पहले भी हम टॉपिक देखते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक को डील करेंगे, जिसमें नोट्स को पढ़ेंगे। तो देखें अगर हम, तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो था वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद, बहुत से बुक में यहाँ पे अब्दुल मजीद भी लिखा मिलता है। तो वास्को डी गामा जो था वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो कालीकट के उस समय शासक जो थे कौन थे? जमोरिन थे। उन्होंने वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ देखने को मिलता है। तो वास्को डी गामा के भारत आगमन से हमको पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ देखने को मिला। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो अगर हम बात करें, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर जो आया था वो कौन आया था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आया था, और इसने नीला जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी थी। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद अगला गवर्नर कौन बनकर आता है? तो अल्मीडा के बाद जो अगला गवर्नर बनकर आता है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो हम देखें तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में आता है और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन करके क्या करता है? अपने अधिकार में कर लेता है। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। अगर हम बात करें, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, तो 1511 में मलक्का, और 1515 में अगर हम बात करें तो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमूज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो हमने देखा कि 1510 में गोवा लिया बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, 1511 पे मलक्का पे अपनी पहुंच बनाई, और इसके बाद 1515 ईस्वी में हरमूज पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से जो एक बचता है वो कौन है? नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से 1538 ईस्वी तक क्या रहता है? गवर्नर रहता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड को ही तस्मानिया कहते हैं, तो हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की क्या करी थी? खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, तो भारत में प्रथम दुर्ग जो बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ये किसके द्वारा करवाया गया? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा करवाया गया 1503 ईस्वी में। और कहाँ पे करवाया गया था? तो कोचीन में करवाया गया था। अज्जी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया था। अज्जी द्वीप और कन्नानौर ये जो दोनों ही कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं? लक्षद्वीप साइड से पे देखने को मिलते हैं। तो अज्जी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाल थे।
तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध जो स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और अगर हम बात करें तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है तो वो कौन सा है? तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बॉसा था। हम एक बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो थे वो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, लेकिन भारत में सबसे अंत में जो यूरोपीय जो गए थे वो कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे जो कब गए? 1961 में गए। इन्होंने गोवा में क्या कर रखा था? अपना कब्जा कर रखा था। वर्ष 1961 में गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? तो गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भी गोवा पर किसका कब्जा था? पुर्तगाली का कब्जा था। उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? तो जोसा फेरेरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को क्या किया था? स्थापित किया था। तो अगर हम बात करें तो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र को क्या किया? स्थापित किया। तो भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ध्यान योग्य देने वाली बात है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को क्या किया? स्थापित किया। इसके बाद अगर हम देखें तो कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान देना है हमें कि सतगांव और चटगांव के बाद अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो ये रही बातें किसके बारे में? ये रही बातें पुर्तगालियों के बारे में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चौनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती अथवा सुतनौती को चुना। तो अब हम बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जाप चौनाक ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर किसको चुना? तो हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती या कलकत्ता के स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। सीधी सी चीज़ है, एक दल था जिसे कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल था, लोगों का एक समूह था इंग्लैंड में। उन्होंने मिल करके एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम क्या रखा? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसी कंपनी को एक अन्य नाम से जाना जाता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसकी स्थापना करी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिसंबर 1600 में अगर हम देखें तो दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। तो दिसंबर 1600 में क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ ने क्या कहा कि ये कंपनी को कहा कि आप जाइए और आप भारत पे या पूर्व में के साथ क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। इस दौरान भारत का बादशाह जो था वो कौन था? तो इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत
भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेज मतलब ये तो जो कंपनी थी ये 1600 में आ रही है, लेकिन उसके पहले भी जो एक कंपनी और जो गई थी, जो कि अगर हम बात करें इंग्लैंड से गई थी, वो कौन थी? लीवेंट कंपनी थी, जो 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना, अथवा मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी कहते हैं, तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाने को क्या किया? स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो हम देख रहे हैं कि 1613 में सूरत में स्थापित अंग्रेजों द्वारा जो थी सूरत में स्थापित फैक्ट्री थथी। और डचों ने जो सूरत में फैक्ट्री डाली थी वो कब डाली थी? 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा जब डाली गई थी वो 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर क्या किया था? हराया था। तो थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, और इसी को स्वाली का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था। बम्बई के अंग्रेजी गवर्नर थे जिनका नाम क्या था? जॉन चाइल्ड नाम था। इन्होंने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का क्या किया? प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक, और जिसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी कहते हैं। तो ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, जो कि 1746 से 1748 तक चला, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसी का क्या था? विस्तार था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो हम बात कर रहे हैं कि युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो जहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, और अंग्रेजों से उनका मद्रास क्या कर लिया? छीन लिया। यूरोप में युद्ध बंद होती है, क्योंकि अब ये यूरोप में ही ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। उसका परिणाम हमको कहाँ देखने को मिल रहा था? भारत में। और जिसका परिणाम जो था वो क्या था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वहीं इंग्लैंड में ही क्या होती है? संधि होती है, एक्सला-सैपल की संधि होती है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी इसी संधि के द्वारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः वापस मिल जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? एक्सला-सैपल की संधि में हुआ था कि जो दोनों ने, अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों के क्षेत्र जीते हैं और जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के क्षेत्र जीते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर दिया जाए? वापस दे दिया जाए। तो इस तरीके से हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो उसमें हम जानते हैं कि फ्रांसीसियों में, अगर फ्रांसीसी कंपनी में जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर थे वो कौन थे? डुप्ले। तो डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। वह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा गया।
इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में, हम बात करें किसके बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में, तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल कहाँ आया, भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की क्या करी, स्थापना की। मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी को क्या किया, स्थापित किया। इसके बाद डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से अगर माना जाए तो कब से, 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब इन्होंने चिंसौरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसौरा के डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु क्या था, प्रसिद्ध था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार से है, तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले इनकी कंपनियों की स्थापना वर्ष के बारे में अगर हम देखें तो इस्तादो ड इंडिया, ये कंपनी किसका नाम था, पुर्तगीज कंपनी का नाम था। स्थापना वर्ष कब है, 1498 ईस्वी में। बेरिंग द ओस्ते इंडसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, जिसकी स्थापना वर्ष है 1602 ईस्वी। इसके बाद तीसरी कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी है। इसके बाद हम बात करते हैं डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसका स्थापना वर्ष 1616 ईस्वी है। इस और फिर बात करें तो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स, ये किसका नाम था, फ्रेंच कंपनी का नाम था, फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, जिसका स्थापना वर्ष कब है, 1664 ईस्वी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं और क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जाम में। तो अभी देखते हैं वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। हमने पढ़ा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर कौन से वर्ष आया था, 1498 वर्ष ईस्वी में आया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। हमें ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि पुर्तगाली व्यापारियों ने कहाँ कहाँ कोठियां स्थापित की, तो कलिकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो ये कौन है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वॉइसरॉय भारत में कौन था, तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वॉइसरॉय था वो कौन था, तो वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कलिकट में स्वागत किया था, तो कलिकट में किसने उनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का, वहाँ के तत्कालीन शासक जो कि कौन थे, जमोरिन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे समुद्री यात्री है और यहाँ पे क्या है, देश है। तो हमें बताना है, जैसे वास्को डी गामा कौन था, तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन के निवासी थे। कैप्टन
कैप्टन कुक कहाँ से संबंध रखते थे? ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान जो था वो कहाँ से? हॉलैंड से था। तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम देखें तो ए का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2। तो यहाँ पे दिया गया है, तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंड्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की क्या की थी? खोज की थी। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में पहला ही पॉइंट अगर हम देखें, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, बिल्कुल गलत है और यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। और अगर हम ऑप्शन देख लें तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो पहला ऑप्शन था ये क्या है? सही नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग, भारत में पूछ रहा है तो किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कहाँ किया था? कोचीन में किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन की, तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो किसने प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? तो अगर हम बात कर रहे हैं तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा जो स्थापित की गई थी उस फैक्ट्री का क्या नाम था? हुगली नाम था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था और श्री रामपुर डेनिस का क्या था? प्रमुख केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये तीसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये ए ऑप्शन, केवल एक जो है वो क्या है? सही उत्तर है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पौंडीचेरी ने सर्वप्रथम
पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक ही है जो वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनॉक। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सुतनौती, कलकत्ता का स्थल जिसे कहा जाता था, को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस जो है वो 24 अगस्त 1690 जो है नहीं माना जा सकता है। तो इस तरीके से कलकत्ता खंडपीठ के द्वारा कहा गया, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में ये चीज़ कही गई। हालांकि अभी भी जो है ये जॉब चारनॉक की अगर कलकत्ता के संस्थापक के रूप में प्रश्न आए तो ऑप्शन में रहेगा, तो हमें यही लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया गया वो कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास में। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, तो किसने की थी? डचों ने आरंभ की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी जो है वो क्या है? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत है। आधुनिक कोची किसी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का क्या किया था? निर्माण कराया था। ये बिल्कुल सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को क्या किया? पराजित कर आधुनिक कोच में फोर्ट विलियम का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, पहला ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो अगर हम देखें तो ये तीनों ही जो हैं वो रीजन थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के। तो इसमें उपर्युक्त सही जो है उपर्युक्त तीनों जो हैं वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज की क्या करी थी? स्थापना करी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इनमें से कौन सी कंपनी थी? अगर ब्रिटिश कंपनियों में देखें, हमने देखा था कि 1593 ईस्वी में ही क्या हुआ था? लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से क्या किया गया था? व्यापार करने की अधिकार पत्र दिया गया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश
कंपनी जो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो कौन सी कंपनी थी? लीवेंट कंपनी थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियों मिलकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा था उस समय जो भारत में सम्राट थे वो कौन थे? अकबर थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह जो था वो कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना जो स्थापित किया था कौन से मुगल सम्राट के समय पे किया था? जहांगीर के समय। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ईयर देखें तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित करी थी? सूरत में। और अगर 1611 होता तो कहाँ पे की थी? मसूलीपट्टनम में। एक्सप्लेनेशन देखें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पा सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भरूच होगा। केवल एक जो है इसका क्या होगा? सही उत्तर है। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में भरूच में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना क्या था? स्थित था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमने पढ़ा है सूरत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। इसके बाद निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम सूरत में जो कारखाना स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी
कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ मिली थी? सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में जो इनकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ हुआ करती थी? सूरत में हुआ करती थी। बाद में उन्होंने बदलकर कहाँ कर दी थी? बम्बई में कर दी थी। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई है वो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो अगर हम बात कर रहे हैं तो किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों को अधिकार स्थापित हुआ। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये बच्चों जैसी हरकतें केवल कौन करते हैं? सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता? नहीं। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग? नहीं। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला? तो ये भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये जो था ये क्या था? ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों की लड़ाई का क्या था? तत्कालिक कारण था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसी का क्या था? विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में, 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का क्या था? तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनना है। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त होता है कौन सी संधि के द्वारा? तो एक्सला-सैपल की संधि से इसका क्या होता है? अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का युद्ध जो अंत होता है वो पेरिस की संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध में जो था वो ब्रिटिश की क्या होती है? हार होती है। तो इस तरीके से हमने इसमें मिलान किया। तो अगर हम बात करें तो ए का 4 ऑप्शन अगर हमें ईजिली अवेलेबल हो तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो खत्म हुआ था वो एक्सला-सैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखें कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। तो सेकंड ऑप्शन हमें इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो क्या है? करेक्ट आंसर। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो बी ऑप्शन हमने देखा कि किस तरीके से गलत है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 1749 से 54 तक चला था। तो हमने इस तरीके से अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक चला? 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक और पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 1761 में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की और जिसका फायदा बाद में अन्य लोगों ने भी उठाया? तो ये कौन था? डुप्ले था। एक्सप्लेनेशन देखें तो डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिससे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक क्या किया? लाभ उठाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना जो सबसे पहला कारखाना है वो 1668 में कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की क्या करी? स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? कॉलवर्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो अगर हम बात करें तो चिंसूरा और हुगली ये दोनों ही हैं कारखाने जो हैं वो डचों के द्वारा क्या किए गए थे? स्थापित किए गए थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरी हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो कब स्थापित की थी? तो पटना में उन्होंने अपनी फैक्ट्री 1632 में क्या करी थी? स्थापित की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो इन दिए गए ऑप्शन में फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो क्या थी? ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना हाशिया हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज और फिर फ्रांस। तो 4 2 1 3 जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है।
और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पौंडीचेरी जो था वो किसका था? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रेंच का क्या था? कब्जा था। गोवा किसके अंदर अधीन था? तो पुर्तगालियों के। ट्रांकैबर में किसने कंपनी बनाई थी? तो डेनिस ने। और सद्रास जो था वो डच। तो इस तरीके से ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? दो है। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, तो इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा? ए ऑप्शन। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पौंडीचेरी का फ्रेंच, गोवा का पुर्तगीज, ट्रांकेबर का डेनिस, सद्रास का डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। हमने नोट्स में पढ़ा था कि उन्हें कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? तो जो सबसे अंत में आए थे वो कौन थे? तो फ्रांसीसी जो थे वो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 16वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डों को क्या किया था? स्थापित किया था। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन जो है वो अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो अगर हम बात करें तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये क्या अंग्रेजों की देन थी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो अकबर के समय से ही इन चीज़ों का चलन चल रहा था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो ये भी बहुत पहले से चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों की देन थी। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा दी गई थी। तो ये तीनों ही जो है ये अंग्रेजों की देन नहीं थी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये बात किसने की है? तो ये टीबी मैकाले ने की है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिलिंग में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही क्या है? असंगत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है कि एक्सला सैपल से क्या किया गया था?
एक्सला सेपल की संधि के द्वारा ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की गई थी। अंग्रेजों को मद्रास पुनः वाप दे दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सला सेपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और दूसरा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों ही अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की सफलता में क्या करते हैं, बहुत 4 पैर और लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये भारत में यूरोपीय आगमन से संबंधित ये टॉपिक हमने खत्म किया और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।